आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ आयशा नदीम फ्रॉम डिप्टी नाइन्थ। अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट हमारा एमरजेंसी केयर इन एथलेटिक ट्रेनिंग है और चैप्टर 1 पढ़ेंगे और इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एमरजेंसी केयर। मतलब इसके अंदर हम एमरजेंसी केयर तो दे रहे हैं लेकिन हाउ विल एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है, हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का स्टार्ट से शुरू से हम सारा कुछ करेंगे, इंपॉर्टेंट है, और एंड से हम एक दो चीज़ छोड़ देंगे, वो फिर बाद में खुद ही डिस्कस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा है, तो एमरजेंसी केयर इन एथलेटिक ट्रेनिंग के अंदर क्या है हमारी बुक के अंदर, एमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन कैन अकर इन एथलीट्स एट एनी टाइम। उसने यही कहा है कि एमरजेंसी तो कभी भी किसी वक्त भी हो सकती है। So when they do occur, it is important to have a proper emergency action plan. तो फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने जो चीज़ हमें बताने की कोशिश की है वो यही कह रहे हैं कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी भी इंसान के पास कोई प्लानिंग होती है, कोई प्लान होता है फ्यूचर के लिए कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए या किसी के साथ, तो मैं ये करूँगा, ऐसा होगा तो मैं वैसा करूँगा, ठीक है। तो कुछ अगर उसके माइंड में कुछ चीज़ें होती हैं तो वो फिर उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। इसलिए हमारे पास एमरजेंसी एक्शन प्लान EAP होना चाहिए इन प्लेस टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल केयर टू द एथलीट्स विद पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज और इलनेस, जिनको बहुत ख़तरनाक या जानलेवा इलनेस हो गई है, तो हम उस केस में हमारे पास प्लान होना चाहिए। ऊपर हमने सिर्फ नॉर्मल बातें ही कर रहे हैं हम, ठीक है। द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EAP विल हेल्प इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड टू द एथलीट्स इज़ बेस्ट पॉसिबल। जब आपके पास प्लान होगा तो मतलब हम उन्हें बहुत अच्छा, जितना अच्छा हम क्वालिटी ऑफ केयर दे सकते थे वो हम दे रहे हैं। फिर गोल ऑफ स्पोर्ट मेडिकल स्टाफ ऑफ एनी एथलेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू हैव एन EPA, तो डैट विल मिनिमाइज द टाइम नीडेड टू प्रोवाइड एन इमीडिएट रिस्पांस। तो प्लान होगा तो क्या उनका गोल है, अगर आपके पास प्लान होगा तो टाइम बच जाएगा ना, बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम रिक्वायर होगा कि हम इमीडिएट रिस्पांस दे देंगे। आपको पता है कि जब किसी को बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ट्रॉमा होता है, चोट लगती है, इंजरी, एक्सीडेंट, या खेलते खेलते बॉल लग गया, ठीक है, गर्दन पे लग गया, ऐसे मतलब ब्लीडिंग होना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, चोकिंग हो जाती है, तो आपके पास कोई प्लान होगा तो आप इमीडिएटली करोगे तो वो बच सकते हैं, क्योंकि गोल्डन आवर होता है, बंदे के पास बहुत थोड़ा टाइम होता है, उसी के अंदर हमने उसकी जान बचानी होती है। तो इसके अलावा उन्होंने लिख दिया है कि एमरजेंसी केयर प्रिपरेशन। अब ये जो बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई नीचे एक बॉक्स में भी लिखी होंगी, और ये वाली बात जो मैं पढ़ने लगी हूँ, तो बॉक्स हम सारे पढ़ लेंगे क्योंकि बॉक्सेस आर इम्पॉर्टेंट। तो उसने कहा कि जो एमरजेंसी केयर प्रिपरेशन है हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं। एमरजेंसी केयर प्रिपरेशन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ EAP। हम सबसे पहले एक प्लान बना लेते हैं, तो हेडिंग आपस में ना को रिलेट कर रही होती हैं। तो प्रिपरेशन के अंदर हमने प्लान बना लिया, प्रॉपर कवरेज ऑफ द एथलेटिक इवेंट्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। मतलब प्रॉपर कवरेज ऑफ इवेंट का मतलब ये है कि जो ट्रेनर है, एथलेटिक ट्रेनर है, उसको ये नहीं है कि वो इवेंट के दरमियान में पहुंच गया, उधर फुटबॉल मैच हो रहा था तो आप दरमियान में पहुंच गए, शुरू में गए नहीं या एंड पे पहुंच गए। नो, आपने पूरा इवेंट कवर करना है, क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन शुरू में, दरमियान में, एंड पे कहीं भी कभी भी हो सकती है। So you should have the proper coverage of the athletic event and practices. Number 3, maintenance of the emergency equipment. ठीक है, आपके पास आपने मेंटेन करना है इक्विपमेंट को। और चौथा है यूटिलाइजेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट पर्सनल इन्वॉल्व्ड विद द सपोर्ट पर्सनल। या पर्सनल एक्चुअली स्टाफ ही होता है, आपके पास एक अच्छा स्टाफ होना चाहिए जो आपकी टीम के अंदर होगा। एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एट द एंड, फिफ्थ पॉइंट उसने ये कह दिया कि आपने लोगों को एजुकेट करते रहना है, क्योंकि कंडीशंस वेरी करती रहती हैं, उनकी नोयत, गेम्स वेरी कर रही हैं, नॉलेज बढ़ता जा रहा है, तो आपने उसको सिखाते रहना है, ठीक है। एजुकेशन होनी चाहिए सपोर्ट मेडिसिन टीम की। और यही चीज़ हम नीचे बॉक्स में भी दोबारा पढ़ के हमारी रिवाइज हो जाएगी। दिस इज़ एक्चुअली द एमरजेंसी केयर प्रिपरेशन, क्या हमने कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये 9 पॉइंट्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। एक्चुअली व्हाट आर दे फैक्टर्स टू कंसिडर इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इमरजेंसी केयर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, अब हमें नहीं पता कि हमारा कल सिनेरियो आएगा, हमें लिखने के लिए आएगा। ऐसा हो सकता है कि एक सिनेरियो एक लिखने के लिए हो, 5-5 नंबर के सवाल हैं, तो इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो हम
हमें सिनेरियो वाइज भी और इंफॉर्मेशन दूसरी थ्योरेटिकली दोनों होनी चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो तो उसने हमें बता दिया है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, दैट वी हैव टू कंसिडर इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द केयर देने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। तो नंबर 1 डेवलपमेंट, सबसे पहले तो आपके पास प्लान होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द एमरजेंसी एक्शन प्लान। आपने कुछ प्लान किया हो। फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन स्टाफ एंड एमरजेंसी टीम, आपका जो स्पोर्ट्स मेडिसिन स्टाफ होना चाहिए, मतलब आपकी अपनी सपोर्ट टीम में से, जो आपकी फ़ुटबॉल टीम है या फिर बैट बॉल क्रिकेट टीम है, जो सी भी टीम है आपकी, ठीक है, उसके अंदर मतलब आपके पास मेडिसिन स्टाफ होना चाहिए। और फिर एमरजेंसी टीम एक एमरजेंसी बेसिस पे होती है, ठीक है, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। फिर इनिशियल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, इनिशियल पेशेंट असेसमेंट एंड केयर। तो ये फैक्टर्स हैं कि केयर के लिए सबसे पहले प्लान बना लिया, ठीक है, एडमिनिस्टर केयर करने के लिए, केयर को पहुंचाने के लिए हमने प्लान बनाया। फिर हमारे पास एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्टाफ एमरजेंसी टीम थी, ठीक है, फिर हमने उसको, टीम तो है, अब हमने उसको असेस करना है। असेस हमने कर लिया, अब हमने एमरजेंसी कम्युनिकेशन, मतलब अब हमने कॉल मिला देनी है। थोड़ा बहुत हम उसके पास गए, हमने देखा इसको हुआ कि हमने देखा कि अच्छी इसकी सिचुएशन नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है, हमने फ़ौरन कॉल कर देनी है। हमने कम्युनिकेट कर दिया, हमने 112 को कॉल कर ली। फिर हमने, जब हम उसको कॉल करते हैं ना, तो उसको भी कह देते हैं कि मतलब 4 लोग हैं, इतने आपने ऑक्सीजन मास्क लेकर आने हैं, इतने आपने मतलब टैंक्स, ऑक्सीजन टैंक्स या इतनी चीज़ें लेकर आनी है, इतनी ब्लीडिंग हो गई है, इतना आपने अपने साथ, ठीक है ना, एमरजेंसी बेसिस पे। तो हमने क्या कहते हैं, एमरजेंसी इक्विपमेंट और सप्लाइज़ को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, आपने सामान तैयार करना है। अगर आपके पास कुछ है, डिफिब्रिलेटर है, तो वो लगा दो, जो भी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। फिर वेन्यू लोकेशन आ जाती है। हमने उसको एमरजेंसी कम्युनिकेशन किया, फिर हमने इक्विपमेंट को तैयार किया, फिर हमने वेन्यू, जहाँ आप मौजूद हो, जिधर एक्सीडेंट हुआ है, जिधर, ठीक है, वाक़या पेश आया है, इंसिडेंट हुआ है, आपने उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन उसको कॉल पे बता देने कि इधर पहुंच जाएं। एमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन आएगी, एम्बुलेंस आ सकती है वो, ठीक है। फिर एमरजेंसी केयर फैसिलिटीज़, आई थिंक सो ये सब चीज़ों पर वो लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में मुझे तो यही लगता है इन चीज़ों पे ही होगा डिस्कस। और फिर एमरजेंसी केयर फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड कर देनी है। और फिर लीगल नीड और डॉक्यूमेंटेशन एट द एंड, जब आपने कॉल शॉल कर ली, आपने अब नोट कर लेना है पेशेंट का नाम, अगर आपको पता चला उसके आईडी कार्ड वगैरह से, या ठीक है, या उसके फेलोज़ ने आपको बता दिया है कि टीम के अंदर इसका ये नाम है। फिर आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर देनी है कि उसको ये इंजरी हुई थी, ये बंदा था, इसने इसको रिसीव किया, इसने देखा, ठीक है। तो एट द एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये 9 पॉइंट्स थे। दीज वर द फैक्टर्स दैट वी हैव टू कंसिडर इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द केयर, ठीक है। प्लान एंड स्टाफ, केयर, असेसमेंट ऑफ द केयर, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। फिर कम्युनिकेट कर लिया आपने एमरजेंसी वालों से, फिर आपने इक्विपमेंट को देख लिया, आपने उनको वेन्यू बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन का देख लिया, और फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड कर दी, उसको केयर आकर दे दी, और हमने डॉक्यूमेंटेशन कर ली, ठीक है। ये वाला बॉक्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं पैराग्राफ के अंदर। दीज आर द हमें हेडिंग्स ठीक से पता होनी चाहिए ना। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एमरजेंसी केयर प्रिपरेशन, के अब आपने केयर करनी है तो उसकी तैयारी आप कैसे कर रहे हो। ये सबसे पहले प्लान है। तो केयर प्रिपरेशन वो फैक्टर्स थे, वो ज़्यादा फैक्टर्स थे, उसके अंदर कोई कवरेज ऑफ इवेंट्स नहीं थी। हाँ, केयर के लिए आपने कवरेज ऑफ इवेंट्स करनी है, इसके अंदर मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ द इक्विपमेंट्स, ये चीज़, फिर वो प्लान वाला पॉइंट सेम है, और ये इक्विपमेंट को तैयार रखना, ये प्लान, ये पॉइंट सेम है। फिर आपकी मतलब चीज़ें ऑब्वियसली मिलती जुलती हैं, यही उधर भी हम केयर ही करना चाह रहे हैं, इधर भी हम केयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दीज आर द थिंग्स सिमिलर, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट पर्सनल हमने तैयार किया एज पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम का हिस्सा, उनको बनाने के लिए हमने स्टाफ तैयार कर लिया, और हमने उसको एजुकेट करते रहना है, ठीक है। तो ये वाला बॉक्स हमने बॉक्स नंबर 1 पढ़ लिया है। और इस चैप्टर में उसने बता दिया है कि आप क्या करोगे। आपको EAP बनाना बताया जाएगा कि किस तरह हम एक्शन प्लान बना रहे हैं। और फिर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम पता चल जाएगा कि लीगल नीड क्या थी, ठीक है, लीगल नीड फॉर द एमरजेंसी मैनेजमेंट। अच्छा, 2 चीज़ें हमने देख ली, और अब हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान, ओके। तो लिखा हुआ है कि जो रिसर्च वगैरह की गई है, एथलेटिक इंजरीज़ हुई हैं, रिसर्च की गई है, तो ये हमें पता चला है कि 1/3 ऑफ द एथलीट्स आर इंजर्ड इन सम ड्यूरिंग देयर करियर्स,
ठीक है। तो अपने कैरियर के दौरान 3 में से जो 1% लोग होते हैं उनको इंजरी हो ही जाती है, ठीक है। एथलीट्स को अक्सर इंजरीज़ का सामना करना पड़ता है। कुछ एथलीट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एथलीट्स हैं, एक्सरसाइज करते हुए, फ्लेक्स करते हुए, स्ट्रेच करते हुए, कुछ अपोजिट हो गया, ठीक है, कहीं से जंप लगाते हुए करते हुए कुछ, तो उनको इंजरीज आ जाती हैं। और जो नेशनल एथलेटिक ट्रेनर्स एसोसिएशन पोजीशन स्टेटमेंट है वो कहते हैं इट वाज रिकमेंडेड दैट ईच ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन दैट स्पॉन्सर्स एथलेटिक एक्टिविटीज़ और इवेंट्स डेवलप एंड इम्प्लीमेंट रिटन ईएपी। तो ये ना हमें नेशनल जो एथलेटिक ट्रेनर्स वगैरह कोई भी एसोसिएशन थी ना, तो वो यही कह रही होती है, वो रिकमेंड करती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर किया ना, जिस इंस्टीट्यूशन ने स्पॉन्सर किया है कि यहाँ पर ये एक्टिविटी होनी चाहिए, यहाँ फुटबॉल मैच होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है, जिसने भी स्पॉन्सर किया ना उसको चाहिए कि वो भी अपने पास एक प्लान रखे, ठीक है। और एट दी एंड अब आपको पता चल गया कि किसने भी डेवलप करना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर की थी ना एक्टिविटी को, जिस इंस्टीट्यूट ने, बड़े से इदारे ने कहा था कि यहाँ पर हम मैच करवाते हैं, जिसने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसको चाहिए वो भी एक प्लान बना कर रखे। और जो प्लान्स है ना, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रही होगी तो वो कंसल्ट कर ले, वो मशवरा कर ले विद लोकल एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। ये जो लोकल ज़ाहिर सी बात है जिनका काम है ये एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज EMS का काम होता है ये करना, ठीक है, प्लान्स बनाना, तो उनसे कंसल्ट करके अच्छा सा प्लान बना लें। और जो स्टार में लिखी हुई है बात वो यही लिखी हुई है कि जो प्लान्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन पर्सनल्स बनाते हैं, लेकिन मशवरा करके, कंसल्ट करके लोकल एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज से, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कि इस हेडिंग के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट कोई बात लिखी होगी। उन्होंने लिखा हुआ है कि EAP नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल एथलेटिक पर्सनल इंक्लूडिंग एथलीट्स। हमने ये चैप्टर कवर करना है तो हम इसको पढ़ रहे हैं कि जो भी प्लान आपने बनाया है वो एथलीट्स की ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। अब उसके ना कुछ क्वालिटीज़ बता रहे हैं, शुड बी कंसाइज येट डिटेल्ड इनफ टू फैसिलिटेट द प्रॉम्प्ट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन। थोड़ा कंसाइज सा होना चाहिए लेकिन इतना डिटेल होना चाहिए कि इससे फ़ौरन और अच्छा एक्शन लिया जा सके। और EAP एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ दिस प्लान ऑफन कैन मेक अ डिफरेंस इन द आउटकम ऑफ द इंजरी। अगर आपने प्लान अच्छा बनाया होगा तो इंजरी का जो आउटकम है उसके ठीक होने में अच्छे चांसेस आ सकते हैं। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ EAP आर कनेक्टेड। उसने कहा जो भी आपने प्लान बनाया होगा ना उसके सारे कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं, आपने सारे फॉलो करने होते हैं। दे ऑल मस्ट बी कंसिडर्ड टू इंश्योर अ कंप्लीट एंड फेवरेबल आउटकम इन पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन। वंस द इंपॉर्टेंस ऑफ EAP इज़ रियलाइज्ड द प्लान हैज़ बिन डेवलप्ड एंड EAP मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। और this is done through the documentation of the plan, education of those involved and frequent rehearsal of the plan itself। तो यही पूरे पैराग्राफ में यही बात लिखी हुई थी कि एक बात हमें अच्छी लगी है कि उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में को रिलेटेड होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स। और सारे कंपोनेंट्स को आपने फुलफ़िल करना होता है। और फिर जब ये उस आगे स्टार में भी यही लिखा हुआ है कि अगर एक दफ़ा आपका वो प्लान बन गया है तो अब आपने उसको डॉक्यूमेंट, आप उस प्लान को लिख लो, फिर आप लोगों को भी सिखाओ, ठीक है, जो लोग इन्वॉल्व हैं, और फिर उसकी रिहर्सल बार बार करो। अगर उधर लिखा हुआ है कि आपने CPR कराना है मिसाल के तौर पर, तो आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आनी चाहिए, ठीक है, डिफिब्रिलेटर यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना आना चाहिए। या फिर आपने कुछ भी करना है उस बंदे के साथ, आपने करवानी है, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखानी है, उसको कैनोला वगैरह लगाना तो आपका नहीं है ड्यूटी, बट स्टिल आपने उस प्लान को रिहर्सल करना है ताकि कल को ऐसी सिचुएशन आए तो आप कर सको। अच्छा, EAP must provide a clear explanation of how it is going to work, allowing continuity among all members of the sport medicine staff and emergency team members। तो उसने बताया कि हमें प्लान में पूरी हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि किस तरह ये प्लान काम करेगा। और सारी जो कम्युनिटी होती है ना वो क्या हो जाती है, हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, अलाउइंग कंटिन्यूटी अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पोर्ट्स, ठीक है, उसमें राब्ता एक क्रिएट हो जाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ सेपरेट प्लान फॉर द डिफरेंट एथलेटिक वेन्यूज़ एंड फॉर प्रैक्टिसेस वर्सेस गेम्स। ऑब्वियसली प्लान अगर डिफरेंट जगह, अगर आप सर्दी वाले इलाके में जा रहे हो उधर आपका प्लान डिफरेंट होगा, ठीक है, रेगिस्तानी इलाके में हो, जिधर भी हो आप, तो हर एक का प्लान डिफरेंट होता है, हर गेम का प्लान डिफरेंट होता है, हर गेम में चोट डिफरेंट लग सकती है, ठीक है, तो प्लान्स डिफरेंट होने चाहिए। और टीम मेंबर्स सच एज टीम फिजिशियंस मे नॉट नेसेसरीली प्रेजेंट एट ऑल एथलेटिक इवेंट्स। उसने कहा जो फिजिशियन होता है ना, जो MBBS डॉक्टर है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह ही इवेंट में मौजूद हो,
एंड दिस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। जब आप प्लान बना रहे हो तो ये भी आपने याद रखना है कि हर जगह नहीं उसको ले जाना, और द लोकेशन एंड द टाइप ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड में भी डिफरेंट अमंग स्पोर्ट टीम्स एंड वेन्यूज़। यही है कि आपकी जो प्लान है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इक्विपमेंट की टाइप डिफरेंट हो सकती है, हर जगह डिफरेंट किस्म की चीज़ें की ज़रूरत हो गई। गर्म इलाकों में आपको टब लेकर जाने हैं, ठीक है ना, वाटर पूल्स टाइप चीज़ें लेकर जानी है। ठंडे इलाकों में ये चीज़ नहीं लेकर जानी, ठीक है। सो टाइप ऑफ इक्विपमेंट डिपेंड कर रहा होता है। ये कंपोनेंट्स ऑफ एक एक्शन प्लान है, तो ये आपको पता होने चाहिए। हम ऊपर पढ़ के भी आए हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास आ गया था इक्विपमेंट, मतलब ये आगे पीछे ही लिखे हुए हैं, ठीक है, कि आपके पास एक टीम होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास टीम होगी, फिर आपने आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, वेन्यू, लोकेशन, एमरजेंसी केयर फैसिलिटीज़ एंड द डॉक्यूमेंटेशन। ये हमने जो पर 9 चीज़ें पढ़ी हैं ना, एक्चुअली उसको उसने ना जो फैक्टर्स जिसको हमने पढ़ा था, तो उसी चीज़ को आई थिंक उन्होंने हमें बता दिया कि कम्युनिकेशन एंड इक्विपमेंट्स और वेन्यूज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड केयर फैसिलिटीज़, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन, इसको ही उसने ना यूँ गोल बनाकर हमारे सामने बता दिया। अच्छा जी, इस पूरी हेडिंग के अंदर आगे मज़ीद क्या उसने हमें, जैसे कि वही मिसाल दे दिया कि आउटडोर अगर स्पोर्ट हो रही है और वहाँ पर हीट इलनेस के चांसेस हैं, तो आपने टब लेकर जाने हैं, वेडिंग पूल लेकर जाने हैं। अच्छा, यूज़ फॉर द एमरजेंसी कूलिंग ऑफ द रिस्क ऑफ द हीट स्ट्रोक, इस तरह उसने हमें बता दी। लेकिन ये इक्विपमेंट आपको इंडोर स्पोर्ट्स के लिए नहीं चाहिए होंगे। इसी तरह इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्ली एजुकेट ऑल द मेंबर्स ऑफ द एमरजेंसी टीम रिगार्डिंग द EAP एंड इट्स कंटेंट्स। हमने हर एक को बस एजुकेट करते रहना है कि ये हमारा प्लान है, ये इसके कंटेंट्स हैं, और जो EMS है डेट विल प्रोवाइड कवरेज टू द वेन्यूज़। तो उसने कहा ऑल द मेंबर्स ऑफ टीम शुड बी फेमिलियर विद द एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। तो हमें पता होना चाहिए, जितने भी मेंबर्स हैं टीम के, उनको EMS का पता होना चाहिए जो कि कवर करेगा वेन्यूज़ को। Each emergency team member, in addition to the athletic organization, should have written copy of the EAP that provides complete documentation। तो उसने ये बता दिया है कि जो एमरजेंसी टीम मेंबर है ना, जो भी एमरजेंसी की टीम के अंदर है, उसके पास ना रिटन कॉपी होनी चाहिए प्लान की, उसके पर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो, लिखा हो कि उनका ये रोल है, उन्हें अपने रोल्स का पता हो कि मैंने कल को ये काम करना है, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मतलब कंप्लीट कॉपी होनी चाहिए। और ये लिखा हुआ कॉपी ऑफ द EAP स्पेसिफिक टू द वेन्यू शुड बी पोस्टेड बाय एन अवेलेबल फ़ोन और सम अदर प्रोमिनेंट मार्क्ड पोजीशन एट दैट साइट। तो जो भी प्लान की है ना, जो भी आपका प्लान है उसकी जो कॉपी है वो ना पोस्ट कर देनी चाहिए बाय अवेलेबल फ़ोन, ठीक है। मतलब उस जगह पर या तो फ़ोन के ज़रिए आपने उसको पहुंचा दिया है कि ये प्लान है हमारा, या कोई भी आपके पास पोजीशन थी, ठीक है, दैट साइट, आपने बस उस प्लान को उस जगह पे पहुंचा देना है, पता हो कि ये हमारा प्लान और ये फॉलो होगा। Emergency team must rehearse the plan, and this provides the team members with a chance to maintain their emergency skills at the high level of competency, and it provides the opportunity। बस ये सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। I think so we should move forward। अच्छा, to communicate regarding specific procedures in the areas, plan rehearsal can be accomplished through meetings held several times throughout the year। मतलब आप पूरा साल मीटिंग्स हेल्ड करो, आप उसको प्लान को बार बार रिहर्स करो। और उसने लिख दिया है यहाँ पर कि कुछ रिहर्सल्स ना आप प्री सीज़न कर रहे होते हो फॉर द हाई रिस्क स्पोर्ट्स के लिए, जैसे कि फ़ुटबॉल इन द फॉल, तो आप इसकी रिहर्सल पहले ही कर लो कि फ़ुटबॉल की आपने फॉल में कर ली, आइस हॉकी है उसकी विंटर में आपने कर ली, और लैक्रोस एक गेम उसकी स्प्रिंग में कर ली, ठीक है ना। फुटबॉल FC फॉल, हॉकी की हमने विंटर में कर ली और लैक्रोस की स्प्रिंग में, ठीक है। तो ये गेम्स खेली जाती हैं। अच्छा, अब हम आगे से मैंने ना ये पैराग्राफ्स नहीं पढ़े, और क्योंकि हम क्विक ओवरव्यू ले लेंगे। अब हमने एमरजेंसी एक्शन प्लान को बखूबी तरीके से पढ़ लिया, फ़र्स्ट पॉइंट को हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो अब हमारा दिल है, ये फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन क्लास में यही डिस्कस हुआ था
कि जो टीम के अंदर, गेम के अंदर से जो एक बंदा ऐसा होता है, उसकी ट्रेनिंग ऐसे की होती है कि अगर एट द स्पॉट किसी उसके फैलो को, उसके क्लीग को, उसके कोई किसी भी प्लेयर को कुछ हो गया है तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करता है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, एनी मेंबर ऑफ द इमरजेंसी टीम कैन एक्ट एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, द पर्सन हु हैज़ बीन ट्रेन्ड टू प्रोवाइड द इमरजेंसी केयर बिफोर EMS अराइव्स ऑन द सीन। हाँ जी, तो एमरजेंसी मेडिकल सर्विस के आने से पहले उसके पास ऐसा इंफॉर्मेशन है कि वो मतलब अपनी ड्यूटीज़ को कर सके। ठीक है, ओके, अगला हम बॉक्स पढ़ लेते हैं, एमरजेंसी टीम एंड द रोल्स। हमारे पास जो एमरजेंसी टीम है और उनका क्या रोल होगा। अब एथलेटिक ट्रेनर होता है, एथलेटिक ट्रेनर वही आपका एथलीट ही होता है, एक बंदा होता है गेम के अंदर जिसको सिखाया होता है, तो वो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। और वो भी इमीडिएट फर्स्ट रिस्पॉन्डर, हर वो बंदा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है जो कि एमरजेंसी मेडिकल सर्विस के आने से पहले एट द स्पॉट वो कुछ आपको हेल्प दे रहा है। ठीक है, तो एथलेटिक ट्रेनर फर्स्ट रिस्पॉन्डर इमीडिएट केयर देगा। टीम फिजिशियन, आपकी पूरी टीम के अंदर एक फिजिशियन होता है जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और इमीडिएट केयर देगा। फिर टीम के अंदर एक कोच होता है, वो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और कोच ने क्या करना है, एक्टिवेट करना है एमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को। ठीक है, तो मे बी ये MCQ आ सकता है कि कोच का क्या काम था जी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो था लेकिन वो क्या कर रहा था, वो एक्टिवेट कर रहा था एमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को। फिर एथलेटिक ट्रेनर ट्रेनिंग स्टूडेंट होता है, जो स्टूडेंट है ना उसने ना इक्विपमेंट की समझो रिट्रीवल करनी है, उसने रिट्रीव करना है उसने किस चीज़ को, इक्विपमेंट को। ठीक है, उसको ठीक करना है, उसको बहाल करना है उसको, तो ये स्टूडेंट का काम था। और इक्विपमेंट जो मैनेजर है वो डायरेक्शन देगा EMS को टू द सीन कि आप इस सीन पर आएँ, उसको डायरेक्शंस दे देगा सारी। अच्छा, तो ये हमने एमरजेंसी टीम देख ली कि एथलेटिक ट्रेनर था, फिर टीम फिजिशियन, टीम कोच, एथलेटिक ट्रेनिंग स्टूडेंट, इक्विपमेंट मैनेजर। एक्टिवेशन ऑफ द एमरजेंसी मेडिकल सर्विस सिस्टम EMS को हम एमरजेंसी मेडिकल सर्विस को हम किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने उसको किस तरह कॉल करनी है, उसको हमने किस तरह से मतलब इन एक्शन लेकर आना है। तो सबसे पहले तो हम कॉल करेंगे 911 तो नहीं, 1122 हमारा लोकल है। ठीक है, 112 पे कॉल करेंगे उसको हम। फिर यूज़ डायरेक्ट फ़ोन नंबर टू लोकल पुलिस, फायर ब्रिगेडर्स जो होते हैं और एम्बुलेंस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, या तो आपने 1122 पे कॉल कर दी या फिर आपके पास डायरेक्ट जो फ़ोन नंबर थे उनके, ठीक है, टेलीफोन नंबर थे उनके, जैसे कि लोकल पुलिस का अगर आपके पास किसी का नंबर है तो आपने उसको कॉल कर दी, फायर वाले डिपार्टमेंट में कॉल कर दी, एम्बुलेंस, ठीक है, आपको पता है ये डिपार्टमेंट का ये नंबर है तो आपने उसको कॉल कर दी। अब हमने उसको इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, आपने सबसे पहले जो कॉल कर रहा होगा बंदा, उसने अपना नाम बताना है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा पता है और ये मेरा टेलीफोन नंबर आप नोट बेशक कर लें। ठीक है, ताकि कल को दोबारा मतलब उस वक्त उनको दोबारा ज़रूरत पड़े कॉल करने की तो वो उससे कांटेक्ट कर सकें। तो उसने अपना नाम, एड्रेस और नाम, पता और टेलीफोन नंबर दे दिया। फिर नंबर ऑफ़ एथलीट्स हमने बताने हैं इन्वॉल्व इन द इमरजेंसी, हमने उसको कॉल करके बताना है कि सिर्फ एक ही बंदा इन्वॉल्व है या 2 लोग इन्वॉल्व हैं या 6 लोग हैं, 4 हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ द एथलीट हमने उसको बिल्कुल एथलीट्स की कंडीशन हमने बता देनी है कि उसका खून इतना बह चुका है, बड़ी नाजुक सिचुएशन है, या फिर वो ठीक ही है या उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसको कंडीशन बता देनी है कि कैसी हालत में है वो। और ट्रीटमेंट इनिशिएटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इमरजेंसी टीम, हमने ये भी एक तो उन्होंने जो एमरजेंसी टीम के जो मेंबर्स थे उन्होंने ट्रीटमेंट इनिशिएट कर दिया हुआ है। ठीक है, और कर देना चाहिए उनको, और स्पेसिफिक डायरेक्शंस हमने उनको दे देनी है एमरजेंसी सीन के लिए कि इस जगह पर ये सीन है, इस जगह पे आपने पहुंचना है। ओके, द मेकअप ऑफ द इमरजेंसी टीम कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन हु इज़ एट द सीन एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी। अच्छा, आगे हमने कुछ चीज़ें ऑब्वियसली छोड़ी हुई हैं, ये ब्लड बॉर्न पैथोजेंस जो कि बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो कि, ठीक है, हमने उनसे बचना है, ब्लड कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं क्या है, द 4 रोल्स विद इन द एमरजेंसी टीम आर एज फॉलोज। अब चूँकि ये मैंने पहले डिस्कस नहीं किया लेकिन हम देख लेते हैं, हमारी नज़र पड़ गई है कि 4 रोल्स होंगे विद इन द एमरजेंसी टीम।
इमीडिएट केयर ऑफ द एथलीट, ये आपका रोल है कि अगर आप एमरजेंसी टीम के अंदर हो, आप मेंबर हो, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन से केयर दे दो एथलीट को। एमरजेंसी इक्विपमेंट को रीट्राई फ़ौरन से कर लो, फ़ौरन देख लो कि ये मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है। फिर ईएमएस सिस्टम को एक्टिवेट कर दो और डायरेक्शन ऑफ ईएमएस टू द सीन। तो ये 4 बड़ी सिंपल से बातें थी। एक तो आपने फ़ौरन से केयर दे दिया एथलीट को, आपने इक्विपमेंट्स को देख लिया, आपने उनको कॉल करके एक्टिवेट कर दिया और आपने उनको डायरेक्शन दे दी कि फ़ौरन से इधर पहुंच जाएं। तो ये रोल होते हैं जो कि टीम के अंदर होते हैं। चलें ठीक है, अगला हम बॉक्स हाँ जी, चेक, कॉल और केयर सिस्टम, ये सर ने हमें बताया था और मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि चेक में आप क्या देख रहे होते हो, केयर में आप क्या देख रहे होते हो, कॉल में क्या देखना होता है। ठीक है, तो वैसे तो हमसे पूछा गया था कि एक पेशेंट है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो उसका मुआयना वगैरह सारा कुछ करने से पहले ही हमें ये ज़्यादा प्रेफर किया गया था कि आप कॉल पहले ही कर दो कि ये बंदा है, मैंने देखा उसके साथ ये, और फिर बाद में जाकर आप उसको चेक वेक करना है, वाइटल साइंस देखना है, जो करना है कर लो, उसका ABCD देखना है। ठीक है ना, प्राइमरी सर्विस को कहते हैं। तो चेक में लिखा हुआ द सीन टू मेक श्योर इट इज़ सेफ़ टू एयर द एथलीट, मतलब आपने दोनों तरह से देखना है कि क्या ये कंडीशन, ये जगह, ये इन्वायरमेंट, ये सीन आपके लिए भी सेफ़ है और उस एथलीट के लिए भी क्या वो सेफ़ है। क्योंकि हमें यही बताया गया था कि ब्रॉड फोकस होना चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बिल्डिंग टूट के गिर गई एक बंदे पे, मिसाल है कोई मलबा गिर गया उस पर, तो आप जाओगे उसको ठीक करने, तो वहाँ पे भी तो गिर सकता है ना। ठीक है, तो आपने उसको उधर से निकाल के उसको आपने केयर देनी है। या फिर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, ठीक है, करंट लग गई है, तो आपने बड़े ध्यान से देखना है कि मुझे तो नहीं लग जाएगी। ठीक है, राइट, तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है। फिर आपने क्या देखना है कि द सीन टू फाइंड द एविडेंस ऑन व्हाट हैपन टू द एथलीट। तो चेक में आपने पहले देख लिया कि सीन सेफ़ भी है कि नहीं। चेक में दूसरा पॉइंट है कि आपने देखना है, आपने एविडेंस फाइंड करना है, आपने प्रूफ फाइंड करना है कि ऑन व्हाट हैपन टू द एथलीट, एथलीट को हुआ क्या है। मतलब आप जाने तो सही ना, उसको हार्ट अटैक हुआ है या उसको चोट लगी, उसको गिर गया, उसको अनकॉन्शियस वो कैसे हो गया, आपने देखना है। फिर थर्ड विक्टिम, फिर आपने उसका ABCD देख लेना है, उसका आपने पूरा एयरवे देखना है कि वो सांस ठीक से ले पा रहा है कि नहीं, कोई एबनॉर्मल साउंड्स तो नहीं आ रही, कोई गर्गलिंग स्नोरिंग तो नहीं आ रही। ठीक है, ब्रीदिंग क्या वो ठीक से मतलब ब्रीदिंग, उसकी जो चेस्ट एक्सपेंशन है उससे पता चलता है ना वो सिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपेंशन हो रही है कि नहीं हो रही। फिर सर्कुलेशन में देख लेना है कि उसका जो ब्लड फ्लो है वो ठीक है, उसको साइनोसिस कहीं कलरेशन तो नहीं ख़राब हुई हुई, मतलब उसको ठीक से ब्लड मिल रहा है, उसकी रेडियल आर्टरी ठीक चल रही है कि नहीं, फिर फ्रैक्चर तो नहीं उसको हुआ हुआ, ब्लीडिंग तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। कॉल आपने 1122 को कर दी या एनी लोकल इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस को। ठीक है, यहाँ पे 911 लिखा है, अपने लोकल सर्विस जो आपकी है, ठीक है, आपने उधर कॉल कर देनी है। और फिर गिव प्रॉपर डायरेक्शंस, कॉल करके आपने सिर्फ ये नहीं उसको, बल्कि अच्छे से ये नहीं कहना हो ये हो गया वो हो गया, पैनिक नहीं क्रिएट करना, आपने उसको प्रॉपरली गाइड करना है कि ये जगह है, मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और आप इधर आ जाएँ, इतने बंदे इन्वॉल्व थे या जो भी। फिर मीट द एम्बुलेंस एट द सीन एंड डायरेक्ट टू द इंजर्ड एथलीट, हमने उसको उधर जाकर फिर कहते हैं ना गेट पे जाके जिस तरह हमने उसको रिसीव करना है और उसको गाइड करना है कि इधर पेशेंट है। फिर केयर में क्या आएगा, जब हमने कॉल शाल कर ली, अब हमारा चेक कर लिया, अब हमारा काम है कि थोड़ी बहुत केयर दे दें उसको, काम एंड रीअश्योर द इंजर्ड एथलीट। अगर तो वो कॉन्शियस है, ठीक है ना, उठा हुआ है, तो उसको काम डाउन करें, कुछ नहीं होता, रीअश्योर करें आप उसको कि आप ठीक हो जाएंगे। फिर रीअसेस एंड मॉनिटर ऑल द वाइटल साइंस, आप केयर में उसके वाइटल साइंस आप देख लो, उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, इमोबिलाइज एनी इंजर्ड पार्ट। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंजरी आ गई है तो आप उसकी स्पाइन को, उसके उस पार्ट को कहीं पे फ्रैक्चर भी हो गया तो आप उसको इमोबिलाइज कर दो कि मज़ीद ना वो फ्रैक्चर फैल जाए। और फिर CPR और AED केयर में आ जाता है कि आपने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देनी है, या फिर आपने अगर हार्ट अटैक आया है तो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर देना है या फर्स्ट एड। ठीक है, तो ये हमने सारा पढ़ लिया। राइट, फिर आ जाता है इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड सप्लाई लिस्ट। आपकी इक्विपमेंट्स क्या हैं, तो इक्विपमेंट्स एक तरफ आई थिंक सो इक्विपमेंट लिखे हुए हैं, एक तरफ आई थिंक सो सप्लाईज़ लिखी हुई हैं। मुझे तो अब यही समझ आई है जब मैंने सेकंड टाइम अब पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो आपके पास मतलब क्या क्या होना चाहिए, दोनों सेम ही है। खैर, आपके पास ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का होना ज़रूरी है।
आप अगर आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो, आप टीम मेंबर हो, तो AED ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है, जो हार्ट की को रेगुलेट करेगा, वो आपके पास होना चाहिए। इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट्स होने चाहिए कि किसी बंदे को इमोबिलाइज करना है। फिर आपके पास स्ट्रेचर या फिर स्पाइन बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर एयरवे बैग वेल्व मास्क होना चाहिए, BVM, कि ऑक्सीजन अगर उसकी कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन थेरेपी के लिए BVM आपके पास हो। फिर सप्लाइज में ये है कि फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए आपके पास, स्टीराइल बैंडेजेस, टेप एंड इलास्टिक रैप्स, ब्लड बोर्न पैथोजन किट्स। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। फ़र्स्ट एड, स्टीराइल, साफ़ सुथरी बैंडेजेस, टेप एंड इलास्टिक रैप्स जिसके ज़रिए आप उसको रैप कर सको, ब्लड बोर्न पैथोजन किट, AED, स्प्लिंट्स, स्पाइन बोर्ड, BVM। ऑलराइट, ये हमने देख लिया। अब हम आखिरी 2 बॉक्सेस को पढ़ेंगे और हमारा फर्स्ट चैप्टर की वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। हमने बस इसको इतना ही पढ़ा है मिनट्स के लिए, और बाकी खुद ही करना पड़ेगा जो हमें टाइम मिला। तो ठीक है जी, स्पेसिफिक वेन्यू लोकेशन आ जाती है। EAP के बारे में हम देख लेते हैं। अब उसने वेन्यू लोकेशन के बारे में हमें क्या बताया है कि एमरजेंसी पर्सोनल ऑन साइट, अच्छा 4 उसने हमें ना वेन्यू के लिए ना स्पेसिफिक वेन्यू लोकेशन एमरजेंसी प्लान के लिए उसने हमें बता दिया है कि जो पर्सोनल है, जो स्टाफ है, वो जगह पे पहुंच जाए, और फिर कम्युनिकेशन, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स। तो अच्छा, पर्सोनल की जो बात कर रहे हैं ना, तो मतलब उन साइट तो उन्हें लिखा हुआ है कुछ प्रैक्टिसेस, आपको पता है डिफरेंट होती हैं, हर जगह डिफरेंट प्रैक्टिसेस हो रही होती, गेम्स हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑल अदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो हर गेम के हिसाब से हर गेम्स डिफरेंट जगहों पर ही हो रही होती है, कुछ गेम्स कुछ टूर्नामेंट्स। तो इस टेबल की मुझे इतनी खास कोई लिंक नहीं समझ आई, कुछ समझ नहीं आई पहले पॉइंट की, लेकिन आई विल स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड मेक इट कम्प्रिहेंसिबल इंशाल्लाह। तो लिखा हुआ एमरजेंसी पर्सोनल ऑन द साइट, तो मतलब उसमें उन्होंने ये लिख दिया है कि गेम्स, टूर्नामेंट्स और जो एथलेटिक ट्रेनर्स होने चाहिए वहाँ पे, फिजिशियन, कोचेस और EMS पर्सोनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब पूरी टीम बता दी है कि एथलीट के अंदर भी फिजिशियन भी, कोच भी, EMS का भी मतलब पर्सनल। फिर ना एमरजेंसी कम्युनिकेशन, तो आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, फ़ोन करके, हैंड हेल्ड रेडियोज़ के ज़रिए, फिर एमरजेंसी फ़ोन नंबर्स के ज़रिए। फिर इक्विपमेंट में उसने बता दिया AED ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, फर्स्ट एड किट, स्प्लिंट्स, स्पाइन बोर्ड्स, एम्बुलेंस ऑन द साइड, ओके। फिर एमरजेंसी प्रोसीजर्स में उसने हमें बता दिया है कि ऑल वेन्यू ड्राइंग्स, मैप्स एंड द डायरेक्शंस, मतलब आपके पास जो वेन्यू ड्राइंग्स होती हैं, जो मैप्स होते हैं, जो डायरेक्शंस होती हैं, वो होने चाहिए, ठीक है ना। कि अगर आपके पास वेन्यू की ड्राइंग होगी, मैप होगा, तो आप उस जगह पे पहुंच जाओगे। फिर आपने चेक, कॉल एंड केयर करनी है, और जो द नियरेस्ट एमरजेंसी फैसिलिटी तक आपने कोशिश करनी है कि आप उसको कॉल करो जो आपके पास नियरेस्ट डिपार्टमेंट एमरजेंसी का, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। बेसिक लाइफ सपोर्ट वर्सेस एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट, ठीक है जी। बेसिक लाइफ सपोर्ट को BLS कह दिया उसने, और एक एडवांस होती है। तो बेसिक में उसने बता दिया है कि जी जो भी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होगा, ठीक है, EMT, और फिर आपके पास ना बेसिक साई एयरवे सपोर्ट भी होनी चाहिए, AED होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है। अगर MCQ आए कि AED इज़ बेसिक या एडवांस, तो AED होना ये बड़ी बेसिक चीज़ है। स्प्लिंटिंग का आपके पास होना, स्पाइन बोर्ड्स होना, ये ना बेसिक चीज़ें हैं। और EMT का होना, जो टेक्नीशियन है, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बंदा है, ठीक है, उस टेक्नीशियन का होना। और बेसिक एयरवे, AED, ये स्प्लिंटिंग एंड स्पाइन बोर्डिंग, तो ये बेसिक है। और एडवांस में पैरामेडिक्स, ठीक है ना, जो कि रिलेटेड टू द मेडिकल साइंस ही होते हैं लोग, नर्सिस वगैरह, जो भी पैरामेडिक्स तो एडवांस में आ जाएंगे। EMT को हमने, उस टेक्नीशियन को हमने बेसिक कह दिया, तो पैरामेडिक को हमने कह दिया कि ये एडवांस है ज़रा, ओके। फिर उसने कह दिया एडवांस एयरवे सपोर्ट, इन्वेस्टिव प्रोसीजर्स, अगर आप इंजेक्शन वगैरह किसी को लगा रहे हो ना, तो वो एडवांस लाइफ सपोर्ट आती है। ये आम बंदे का काम नहीं है, ठीक है, और ना ही उनको अलाउ किया जाता है कि वो इंजेक्शंस लगाएं, इंट्रावेनस लगाएं, और यूज़ ऑफ मेडिकेशंस गाइडेड बाय द फिजिशियन। तो ये एडवांस लाइफ सपोर्ट में आ जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। कुछ चंद हेडिंग्स छोड़ी हैं हमने, वो इतनी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, बट स्टिल उसमें से कुछ भी आ सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।